मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपनी करनी। ओहो, मेरे ही कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज अपमान भी हंसता होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया है। 1 साल पहले मैं इतना किस्मत वाला था कि क्या कहूँ। आराम की जीवन, अच्छी सेहत, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे, ऊंचा घराना। उस पर पढ़ा लिखा होने के बाद भी मैंने खुद ही ऐसी हालत कर ली। एक इंसान को जो कुछ भी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए चाहिए, वह सब मेरे पास था। मैं अब किसी योग्य नहीं, क्योंकि मैंने किसी चीज़ की कदर नहीं की। मेरे जीवन में ऐसी महिला थी जिसने मुझे लाख बुराइयां होने के बाद भी कुछ बुरा नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया। मैं ऐसा कहूँ कि दीवानगी के नशे में चूर होकर उसे इज्जत नहीं की। उसे तड़पाया, रुलाया और मन ही मन खूब जलाया। उफ, ये कितना धोखा दिया और अंधेरे में रखा। देर रात घर आते हुए ना जाने कितने बहाने बनाए। रोज नई कहानी बना लेता था। क्या वो मेरे झूठ प्यार के खावे को नहीं समझती होगी? मेरा झूठ फरेब क्या छिपा रह सकता था? भले ही वो अच्छी और भोली थी, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। मैं जितना झूठा था वो उतनी सच्ची। मैं जितना गलत व्यवहार करता था वो उतना अच्छा करती। उसे दुनिया के सामने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाना पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरे व्यवहार का जिक्र लोगों के सामने कभी नहीं करती थी। शायद उसे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन सुधर जाऊंगा और मेरे सिर से ये नशा उतर जाएगा। काश वो इतनी अच्छी ना होती। वो अपने हक के लिए मुझसे लड़ती। इसी बीच एक दिन मैं आनंद वाटिका मछलियों का करतब देखने गया। वहाँ मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ गई जो फूल तोड़ रही थी। उसके कपड़े मैले थे और वो छोटी उम्र की लड़की थी, जिस वजह से वो ताजगी भरी लग रही थी। इसके अलावा उस लड़की में ऐसा कोई खास बात नहीं था। कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और इस तरह से नजरें फेरी जैसे वह वहाँ मौजूद ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इससे परेशान होकर धीरे धीरे उन फूलों की झाड़ियों के पास पहुंच गया और खुद भी फूल चुनने लगा। मुझे देखते ही माली की वो बेटी बाग के दूसरी दिशा में जाकर फूल चुनने लगी। उसी दिन से मैं रोज उस आनंद वाटिका में जाने लगा। ऐसा नहीं था कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, बस कुछ पाने का मोह मुझे वहाँ खींचकर ले जाता था। मैं रोज रूप बदलकर वहाँ जाता, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। प्यार की बातें होना तो दूर की बात थी, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। इस योजना से जब काम नहीं चला तो मैंने नई तरकीब सोची। अगले दिन मैंने अपने बुलडॉग टॉमी के साथ आनंद वाटिका गया। जैसे ही वो लड़की अपने आंचल में फूल भरकर बाग से जाने लगी, मैंने अपने टॉमी को उसकी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो बुलडॉग भौंकते हुए तेजी से उस लड़की की ओर दौड़ा और अपने पीछे कुत्ता देखकर चीखते हुए तेजी से भागी और कुछ ही दूरी पर गिर गई। मैं फटाफट छड़ी लेकर वहां पहुंच गया और अपने टॉमी को एक लात मार दी। उसके बाद फूलमती के आंचल से जमीन पर गिरे फूल को समेटकर उसे हाथों से पकड़ कर बैठा दिया। फिर उसे दुखी होकर पूछा कि तुम्हें लगी तो नहीं, या बुलडॉग बदमाश हो गया है, इसने काटा तो नहीं? उस लड़की ने दुपट्टे से मुंह को ढकते हुए कहा, तुमने समय पर आकर जान बचा लिया, वरना ये मर ही डालता मुझे। अपनी तारीफ उससे सुनकर मन को बहुत अच्छा लगा और दिल जोर से धड़का। मेरे मन में हुआ कि यह तरीका काम कर गया। उस दिन मैं उसे फूलमती से मेरी बातें शुरू हो गई। उसके बाद मैंने जाल फंसाया, बातें रची और ना जाने क्या क्या किया। इन सब तरकीबों के बारे में दिल फेंक किस्म के सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं उस लड़की के सौंदर्य से प्रभावित था, क्योंकि मेरी पत्नी इंदु से सुंदर कोई हो ही नहीं सकती। फिर भी ना जाने क्यों मैं उस फूलमती की धसी हुई आंखें और गालों पर फिदा हो गया। होते होते मैं खुद मोहब्बत के जाल में फंस गया। घर बार मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरे इस प्रेम के बारे में किसी और को खबर ना थी, इसलिए मैं घर में इंदु से काफ़ी प्यार की बातें करता था। इस नाटक का एक ही कारण था कि मैं अपनी हरकतों को इसके पीछे छिपा सकूं। वक्त के साथ मैंने ये नाटक बंद कर दी और घर व पत्नी की ज़रूरतों से मुंह मोड़ लिया। सच कहूँ तो पत्नी से कुछ भी कहते हुए डर लगता था कि कहीं उसके मन की बात जुबान पर ना आ जाए। यूँ तो मैं कभी
भी जौहरी की दुकान पर गया नहीं, लेकिन अब मेरा वहाँ आना जाना भी होने लगा। मेरा वक्त, पैसा, सब कुछ सिर्फ फूलमती का ही था। एक दिन मैं हमेशा की तरह शाम के समय आनंद वाटिका में घूम रहा था, तभी मैंने फूलमती को देखा। वो मेरे दिए हुए गहने और रेशम की साड़ी पहनकर फूल तोड़ रही थी। उसी वक्त राजा भी कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। फूलमती राजा को पहचानती थी, इसलिए तेजी से झाड़ी की तरफ छिप गई। उस वक्त महाराज को जाना तो था पानी के कुंड के पास, लेकिन वो बाग की तरफ ही चले गए। वहां उन्होंने झाड़ी के पीछे फूलमती को छिपे हुए देखकर गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस समय आनंद वाटिका का सारे लोग मेरी तरफ ही देखने लगे। मुझे भी लगा कि झट से जवाब देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा, महाराज, ये यहाँ के माली की बेटी है। यह सुनते ही राजा और बिगड़ गया। उसने पूछा, ये माली की बेटी है? इसके कपड़े, गहने, इन सबको देखकर कहाँ से लग रहा है कि ये माली की बेटी है? तभी माली भी वहां पहुंच गया और उसने जवाब में कहा, साहब, यह मेरी ही बेटी है। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी होगी? माली ने बताया, 5 रुपये। फिर राजा ने पूछा, क्या यह शादीशुदा है? माली जवाब में बोला, नहीं। यह सुनते ही महाराज नाराज होते हुए कहा, इसका मतलब तू चोरी करने इसे ये गहने और रेशम की साड़ी देता है। अभी मैं तेरी शिकायत पुलिस में करता हूँ। कमाता है 5 रुपये और बेटी को गहनों से लाद रखा है। महाराज के पैर पर गिरकर माली बोलने लगा, साहब, मेरी वफादारी पर सवाल मत उठाइए। ये इस लड़की की ही हरकत है। आजकल ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है। इसने मेरी नाक कटा दी। वहां से ही इसे ये सब कुछ मिलता है। आप जानते हैं कि अमीर लोग कैसे होते हैं। इतना सब सुनते ही महाराज ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकर के साथ है? माली ने जवाब में कहा, हाँ। फिर महाराज बोले, जब भी मैं तुमसे उसका नाम पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। वो सिर झुकाते हुए कहने लगा, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता। आप जब भी पूछेंगे मैं नाम जरूर बताऊंगा। उस समय मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। मन में हुआ कि आज ही राजा के सामने मेरा राज खुल जाएगा और बदनामी होनी पक्की है। लेकिन महाराज ने अपने दरबार के कार्यकर्ता की इज्जत को यूं सरेआम उछालना ठीक नहीं जाना और नाम बाद में पूछने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर महल चले गए। परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता था। तुमने इस वसी का गलत फायदा उठाया। माली की बेटी पर सब कुछ लुटा दिया। अब मैंने उस वसी के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों को अच्छी तरह से सेवा करे। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब तो होता होगा और वसीकदारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वसी का पाने के काबिल है और तुमको अब मालियों की सूची में डाल दिया गया है। तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गलती थी, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं घर लौटने लगा। फिर मन से आवाज आई, कौन सा घर? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ झूठी हमदर्दी दिखाएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे। फिर मन हुआ कि एक बार फूलमती से मिल लूं, लेकिन लगा कि अब वो रौब ना है और ना ही रुतबा, कैसे उससे मिलूंगा। उसने कहीं भावनाओं में बहकर मेरे साथ चलने की बात कह दी तो क्या करूंगा। अकेला तो जैसे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीज़ें मुश्किल होंगी। मन से आवाज़ आई, उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना सोचकर मैं बम्बई की ओर निकल गया। अब बम्बई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए। पैसों के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहां देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर अच्छे से खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 2-4 महीने मेरी खोज करने के लिए अखबार में कुछ इश्तिहार भी छपे थे, लेकिन इस मुंह को लेकर मैं कहाँ जाता। मैंने फूलमती को भी देखा। पता लगा कि वो किसी नई रईस के साथ थी। अपनी जिंदगी पर अफसोस करते हुए मन में हुआ कि अब इसी हालत में जीवन जीना होगा। अब चाहे हंसकर जिंदगी जी लूं या रोकर।
अपने पास मौजूद किसी चीज़ की मैंने कदर नहीं की और खुद अपनी हंसी खुशी को पैरे से ठोकर मारकर अब पछता रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपना सब कुछ खुद से ही जला दिया और अब उसकी राख भी नहीं बची। कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपने घर परिवार को भूलकर किसी पराई महिला के चक्कर में पड़ने से सब कुछ बर्बाद ही होता है। दूसरी सीख यह है कि झूठ छिपाए नहीं छिपता।